नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, वेब क्रॉलर का डिज़ाइन। ये सिस्टम डिज़ाइन की दुनिया का एक क्लासिक टॉपिक है और इंटरनेट कैसे काम करता है उसका एक अहम हिस्सा भी। कभी सोचा है आपने, ये वेब क्रॉलर जिनको स्पाइडर या रोबोट भी कहते हैं, ये आखिर इंटरनेट के इस विशाल जाल में घूमकर नए वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियो वगैरह कैसे ढूंढ निकालते हैं? हम्म। ये कुछ शुरुआती वेब एड्रेसेस से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और फिर उन पेजों पर दिए गए लिंक्स को फॉलो करते जाते हैं और जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ सर्च इंजिन्स जैसे गूगल वगैरह के लिए इंडेक्स बनाने के काम ही नहीं आते। इनका इस्तेमाल और भी बहुत ज़रूरी कामों में होता है। अच्छा। जैसे जैसे वेब आर्काइविंग है, मान लीजिए राष्ट्रीय पुस्तकालयों को वेबसाइट्स का रिकॉर्ड रखना है, या फिर वेब माइनिंग कंपनियां बाजार से जानकारी निकालती हैं, और वेब मॉनिटरिंग भी, जैसे कॉपीराइट का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये सब देखने के लिए। मतलब ये पर्दे के पीछे के इंटरनेट के जासूस हैं एक तरह से। सही कहा। तो हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है वो वेब क्रॉलर बनाने की तकनीकी बारीकियों पर काफ़ी रोशनी डालता है। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि इतने बड़े स्केल पर, मतलब अरबों पेजों वाला, एक वेब क्रॉलर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसमें चुनौतियां क्या-क्या हैं और कौन-कौन से हिस्से मिलकर इसे चलाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी चीरफाड़। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो वेब क्रॉलर का जो बेसिक एल्गोरिदम है वो तो सीधा सा लगता है ना? कुछ यूआरएल्स दिए, पेज डाउनलोड किए, उनसे नए यूआरएल्स निकाले और उनको डाउनलोड लिस्ट में डाल दिया, और बस यही दोहराते रहो। सुनने में तो ये वाकई बहुत सीधा लगता है, पर जब स्केल बड़ा होता है, मतलब अरबों वेब पेजों का, तो ये सादगी जो है एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती बन जाती है। सबसे पहले तो ये साफ करना पड़ता है कि क्रॉलर का असल मकसद क्या है। मकसद मतलब क्या ये सर्च इंजन के लिए बन रहा है? अगर हाँ, तो स्केल बहुत बड़ा होगा। मान लेते हैं हमें हर महीने कोई 1 अरब पेज क्रॉल करने हैं। फिर ये भी तय करना होगा कि कंटेंट कैसा चाहिए, सिर्फ HTML पेज या इमेज, PDF वगैरह भी। हाँ, ये भी जरूरी है। और क्या सिर्फ नया कंटेंट चाहिए या जो बदल गया है वो भी? और क्या ये सारा डेटा स्टोर करना है? कब तक? मान लीजिए हमें HTML पेज 5 साल तक रखने हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या होती है डुप्लीकेट कंटेंट की। वेब पर भरा पड़ा है, उसे पहचान कर इग्नोर करना होगा। बिल्कुल। स्केल और मकसद तय होते ही जरूरतें एकदम बदल जाती हैं। तो फिर एक अच्छे बड़े स्केल वाले क्रॉलर में क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हमारी सामग्री कुछ पॉइंट्स बताती हैं इस पे। हाँ, कुछ बहुत जरूरी गुण हैं। पहला है स्केलेबिलिटी, मतलब सिस्टम इतना बड़ा हो कि अरबों पेज संभाल लें और जरूरत पड़ने पर और भी बड़ा किया जा सके। दूसरा है मजबूती या रोबस्टनेस। देखो, वेब पर तो हर तरह का HTML मिलता है, टूटा फूटा भी, सर्वर डाउन भी होते हैं, तो क्रॉलर को ये सब झेलना आना चाहिए, वो क्रैश ना हो जाए। सही। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, विनम्रता, पोलाइटनेस कहते हैं इसे। क्रॉलर को किसी एक वेबसाइट पर इतना ज्यादा लोड नहीं डाल देना चाहिए कि वो बेचारी वेबसाइट बैठ ही जाए। उसे एक अच्छे मेहमान की तरह बर्ताव करना होता है। अच्छा मेहमान, हाँ, ये जरूरी है। और चौथा गुण है विस्तारशीलता, मतलब एक्सटेंसिबिलिटी। सिस्टम ऐसा लचीला हो कि अगर कल को हमें वीडियो क्रॉल करने हो या कोई और नई तरह का कंटेंट, तो उसे आसानी से सिस्टम में जोड़ा जा सके। आपने कहा था 1 अरब पेज प्रति माह, ये सुनने में इतना बड़ा लग रहा है। जरा इसका अंदाजा लगाएं, मतलब हर सेकंड, हर मिनट कितना काम हुआ ये? हाँ, ये आंकड़ा वाकई सोचने वाला है। देखिए, 1 अरब पेज हर महीने का मतलब हुआ कि हमें लगभग 400 पेज हर सेकंड डाउनलोड करने होंगे। हर सेकंड 400 पेज? हाँ, और पीक टाइम में तो ये 800 पेज प्रति सेकंड भी जा सकता है। अब स्टोरेज का सोचिए, अगर एक पेज औसतन 500 किलोबाइट का है, तो हर महीने करीब 500 टेराबाइट डेटा जमा होगा। 500 टेराबाइट हर महीने? और अगर ये डेटा हमें 5 साल तक रखना है, जैसा हमने माना था, तो कुल स्टोरेज चाहिए होगा 30 पेटाबाइट। 30 पेटाबाइट? बाप रे, ये तो मतलब पूरा का पूरा डेटा सेंटर ही हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ा स्केल है। तो इतने बड़े सिस्टम को बनाने के लिए इसके मुख्य हिस्से क्या-क्या होते हैं? जो डिजाइन हमारे पास है वो क्या बताता है? शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, शुरुआत होती है सीड URL से। ये वो गिने चुने शुरुआती वेब पते हैं जहां से क्रॉलर अपना काम शुरू करता है। आमतौर पर ये जानी मानी भरोसेमंद वेबसाइट्स के लिंक होते हैं। ठीक है, कुछ शुरुआती पते मिल गए, फिर?
फिर इन यूआरएल्स को एक सिस्टम ने गाला जाता है जिसे यूआरएल फ्रंटियर कहते हैं। ये समझिए क्रॉलिंग का कंट्रोल सेंटर है। यही तय करता है कि आगे कौन कौन से यूआरएल्स डाउनलोड करने हैं। ये एक तरह की बहुत ही स्मार्ट वेटिंग लिस्ट है, FIFO जैसी, पर उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, तो यूआरएल फ्रंटियर ने बताया कि अगला नंबर इस यूआरएल का है। अब पेज डाउनलोड कौन करेगा असल में? उसके लिए है HTML डाउनलोडर। ये कंपोनेंट यूआरएल फ्रंटियर से एक एक करके यूआरएल लेता है और उस पते पर जाकर वेब पेज को डाउनलोड करने की कोशिश करता है। लेकिन यूआरएल तो सिर्फ नाम है, इंटरनेट पर उसे ढूंढने के लिए तो आईपी एड्रेस चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, डोमेन नेम को उसके असली आईपी एड्रेस में बदलना पड़ेगा। सही। और यहीं पर काम आता है डीएनएस रिजॉल्वर। HTML डाउनलोडर हर यूआरएल के लिए पहले डीएनएस रिजॉल्वर से पूछता है कि भाई इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है। आईपी एड्रेस मिलने पर ही डाउनलोडर उस सर्वर से कनेक्ट करके पेज ला पाता है। ओके, तो पेज डाउनलोड हो गया। अब हमारे पास HTML कोड का एक बड़ा सा ढेर है, उसका क्या? अब उस ढेर को समझने की बारी है। यहाँ आता है कंटेंट पार्सल। ये डाउनलोड किए गए HTML कोड को पढ़ता है, उसे समझता है और ये भी चेक करता है कि कोड सही सलामत है या नहीं, क्योंकि वेब पर बहुत सारा गड़बड़ HTML भी होता है। पार्सिंग के बाद एक बहुत ही दिलचस्प कंपोनेंट आता है, कंटेंट सीन। कंटेंट सीन, जैसा नाम वैसा काम। ये देखता है कि ये वाला कंटेंट पहले देखा है या नहीं। एकदम सही। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वेब का करीब 29%, मतलब लगभग 1/3 हिस्सा बस डुप्लीकेट कंटेंट है, एक ही चीज बार बार अलग अलग जगह। अरे बाप रे, 29%। हाँ, सोचिए कितना स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर फालतू में खर्च हो सकता है अगर हम इसे ना पकड़ें। तो ये कंटेंट सीन कंपोनेंट क्या करता है, हर नए पेज के कंटेंट का एक यूनिक फिंगरप्रिंट बनाता है, जिसे हैश कहते हैं। फिर ये चेक करता है कि क्या ऐसा फिंगरप्रिंट हमारे पास पहले से है। अगर है तो मतलब ये डुप्लीकेट है, इसे आगे भेजने की जरूरत नहीं। कमाल है, यानी लगभग 30% काम तो यहीं पर बच गया। और स्टोरेज भी। अच्छा, अगर कंटेंट नया निकला, डुप्लीकेट नहीं है, तब? हाँ, अगर कंटेंट एकदम नया है, फ्रेश है, तो उसे कंटेंट स्टोरेज में सहेज लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है। ये स्टोरेज, जैसा हमने कहा, बहुत बड़ा होता है, पेटाबाइट्स में। तो ज्यादातर डेटा तो डिस्क पर ही रखा जाता है, लेकिन जो पेज ज्यादा जरूरी या पॉपुलर होते हैं उन्हें शायद मेमोरी में कैश भी किया जाता है ताकि उन्हें जल्दी से एक्सेस किया जा सके। ठीक है, कंटेंट सेव हो गया, पर क्रॉलर का मेन काम तो नई लिंक्स ढूंढना था। वो कहाँ से आएंगे? सही पकड़ा। कंटेंट सेव होने के बाद बारी आती है यूआरएल एक्सट्रैक्टर की। ये उस सेव किए गए HTML पेज के अंदर झांकता है और उसमें जितने भी हाइपरलिंक्स हैं, मतलब A टैग्स वाले लिंक्स, उन सबको ढूंढ कर निकाल लेता है। और ये एक और जरूरी काम करता है। अगर कोई लिंक रिलेटिव पाथ है, जैसे सिर्फ कॉन्टैक्ट लिखा है, तो ये उसे पूरा एब्सोल्यूट यूआरएल बनाता है, जैसे https://com/contact। अच्छा, तो अब हमारे पास नई यूआरएल्स का एक और जखीरा आ गया। क्या ये सारे यूआरएल सीधे वापस यूआरएल फ्रंटियर में चले जाते हैं, वेटिंग लिस्ट में? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पहले इन निकाले गए यूआरएल्स को एक और छलनी से गुजारना पड़ता है। इसे कहते हैं यूआरएल फिल्टर। एक और फिल्टर? क्यों? ये कुछ नियमों के आधार पर यूआरएल्स को हटा देता है। जैसे मान लीजिए हम सिर्फ HTML पेज क्रॉल कर रहे हैं और कोई लिंक किसी इमेज फाइल .jpg या PDF फाइल का है, तो ये फिल्टर उसे हटा देगा। या अगर कोई लिंक किसी ऐसी वेबसाइट का है जिसे हमने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, या यूआरएल का फॉर्मेट ही गलत है, तो वो भी यहीं रुक जाएगा। समझ गया। मतलब जो काम का नहीं है या जहां जाना मना है, उसे पहले ही हटा दो। अब जो यूआरएल बचे वो तैयार है। बस एक आखिरी चेक बाकी है, वो है यूआरएल सीन कंपोनेंट। ध्यान दीजिएगा, ये कंटेंट सीन से अलग है। ये नहीं देख रहा कि कंटेंट देखा है या नहीं, बल्कि ये देख रहा है कि क्या ये वाला यूआरएल हमने पहले कभी क्रॉल किया है, या क्या ये पहले से ही यूआरएल फ्रंटियर की वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये यूआरएल के लिए है। क्यों जरूरी है ये? ये इसलिए जरूरी है ताकि हम एक ही पेज को बार बार डाउनलोड ना करते रहें, और दूसरी बात, ताकि हम किसी अंतहीन लूप में ना फंस जाए, जैसे पेज A से पेज B का लिंक हो और पेज B से वापस पेज A का। अगर ये चेक ना हो तो क्रॉलर उन्हीं दो पेजों के बीच घूमता रह जाएगा। हाँ, ये तो प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बचने के लिए तेज टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे ब्लूम फिल्टर।
ये एक प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब ये 100% गारंटी नहीं देता, पर बहुत तेजी से और काफी हद तक सही बता देता है कि ये यूआरएल शायद पहले देखा गया है। ब्लूम फिल्टर, इंटरेस्टिंग। तो ये मेमोरी बचाता और स्पीड बढ़ाता है। हाँ बिल्कुल। अगर ब्लूम फिल्टर कहता है कि यूआरएल शायद नया है, तो उसे और पक्की जांच के लिए हैश टेबल जैसी चीजों में देखा जा सकता है। और अगर वो वाकई नया निकलता है, तब जाकर उसे आखिरकार यूआरएल फ्रंटियर में डाल दिया जाता है। और वहां से फिर वही डाउनलोड, पार्सिंग, एक्सट्रैक्शन वाला चक्कर शुरू। एग्जैक्टली। और जिन यूआरएल्स को हमने सफलतापूर्वक क्रॉल कर लिया, उनका रिकॉर्ड यूआरएल स्टोरेज में रख लिया जाता है, ताकि यूआरएल सीन वाला कंपोनेंट उन्हें पहचान सके। और ये पूरा चक्र, ये पूरा पहिया लगातार घूमता रहता है। वाह, ये तो वाकई बहुत ही सोची समझी जटिल मशीनरी लग रही है। हर पुर्जा अपनी जगह फिट है और जरूरी काम कर रहा है। अच्छा, अब थोड़ा और डीप में जाते हैं। आपने शुरू में वेब को एक ग्राफ की तरह बताया था। पेज नोड्स हैं, लिंक एजेस हैं। तो ग्राफ को ट्रैवर्स करने के, मतलब घूमने के, दो मेन तरीके होते हैं: डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च BFS। इस काम के लिए DFS अच्छा क्यों नहीं माना जाता? रास्ते पे निकलता है और जहां तक जा सकता है जाता रहता है, फिर वापस आकर दूसरा रास्ता पकड़ता है। वेब क्रॉलिंग में इसका मतलब है कि वो किसी एक वेबसाइट के लिंक्स में बहुत बहुत गहराई तक उतर सकता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर उस वेबसाइट में कोई स्पाइडर ट्रैप हुआ, मतलब ऐसा लिंक का जाल जो कभी खत्म ही ना हो, जैसे कोई कैलेंडर जिसमें आप अगले दिन करते हुए अनंत तक जा सकते हैं, तो DFS क्रॉलर उसी एक साइट में फंसा रह जाएगा। वो बाकी वेब को देख ही नहीं पाएगा। अच्छा, मतलब वो एक ही गली में खो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसीलिए आमतौर पर वेब क्रॉलिंग के लिए BFS यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च को बेहतर माना जाता है। BFS क्या करता है? वो पहले एक लेवल के सारे लिंक्स को देखता है, फिर दूसरे लेवल के, फिर तीसरे। ये ज्यादा चौड़ाई में फैलता है, गहराई में एकदम से नहीं उतरता। इसे लागू करने के लिए सामान्य FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कतार का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो BFS बेहतर है, लेकिन शायद ये भी परफेक्ट नहीं है, खासकर जब हम अरबों पेजों की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड BFS में क्या कमियां हैं? हाँ, स्टैंडर्ड BFS में भी बड़े स्केल पर दो बड़ी दिक्कतें आती हैं। पहली है विनम्रता की, जिसकी हमने पहले बात की थी। सोचिए किसी एक पेज पर उसी वेबसाइट के मान लीजिए 100 लिंक्स है। स्टैंडर्ड BFS क्या करेगा? वो उन सभी 100 URLs को एक साथ कतार में डाल देगा। अब अगर क्रॉलर के वर्कर थ्रेड्स उन सबको फटाफट डाउनलोड करने लगे, तो उस बेचारी वेबसाइट के सर्वर पर अचानक से बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। इसे अशिष्ट या इम्पोलाइट माना जाता है और कई वेबसाइट्स ऐसे क्रॉलर्स को ब्लॉक भी कर सकती हैं। हाँ, ये तो ठीक नहीं। और दूसरी दिक्कत? दूसरी दिक्कत है प्राथमिकता की। स्टैंडर्ड BFS में सारे URLs बराबर होते हैं। जो पहले आया वो पहले प्रोसेस होगा। लेकिन वेब पर हर पेज बराबर महत्व का तो नहीं होता है ना? क्या विकिपीडिया का मेन पेज और किसी 10 साल पुराने बंद पड़े फोरम का कोई गुमनाम सा पेज, क्या दोनों को एक ही तरह ट्रीट करना चाहिए? शायद नहीं। सही बात है। हमें शायद ज्यादा जरूरी पेजों को पहले क्रॉल करना चाहिए। बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड BFS में ये प्रायोरिटी वाली बात नहीं होती। तो फिर वो जो स्मार्ट वेटिंग लिस्ट थी, URL फ्रंटियर, वो इन दोनों मुश्किलों को विनम्रता और प्राथमिकता कैसे हल करता है? ये सिर्फ एक सिंपल FIFO क्यों तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा बड़े स्केल का URL फ्रंटियर डिजाइन इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये सिर्फ URLs को स्टोर नहीं करता, बल्कि ये 3 चीजें सुनिश्चित करता है: विनम्रता, प्राथमिकता और ताजगी। अच्छा, एक एक करके समझते हैं। विनम्रता कैसे? विनम्रता के लिए URL फ्रंटियर ये पक्का करता है कि किसी एक वेबसाइट या होस्ट नेम से एक बार में सिर्फ एक ही पेज डाउनलोड किया जाए और 2 डाउनलोड के बीच में कुछ सेकंड का गैप भी रखा जाए। पर ये कैसे मैनेज होता है इतने सारे URLs के बीच? इसके लिए अंदर एक चालाक डिजाइन होता है। URL फ्रंटियर हर वेबसाइट होस्ट के लिए अलग-अलग छोटी-छोटी कतारें बना लेता है और फिर डाउनलोड करने वाले जो वर्कर थ्रेड्स होते हैं, उनमें मैपिंग होती है कि कौन सा थ्रेड किस होस्ट की कतार से URL उठाएगा। तो एक थ्रेड एक होस्ट के लिए जिम्मेदार होता है और वो उस होस्ट से धीरे-धीरे गैप देकर URLs निकालता है। हमारी सामग्री में इसे क्यू राउटर, मैपिंग टेबल, होस्ट स्पेसिफिक FIFO क्यूज B1 से BN, क्यू सिलेक्टर और वर्कर थ्रेड्स के डायग्राम से समझाया गया है।
समझ गया, जैसे हर वेबसाइट के लिए एक अलग काउंटर खोल दिया और वहाँ एक ही बंदा है जो धीरे धीरे काम कर रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे किसी एक साइट पर अचानक लोड नहीं पड़ता। अब दूसरी बात, प्राथमिकता। हाँ, जरूरी पेजों को पहले कैसे क्रॉल किया जाए? इसके लिए URL फ्रंटियर में एक प्रायोरिटाइजर कंपोनेंट होता है। ये हर आने वाले URL को एक प्रायोरिटी स्कोर देता है। ये स्कोर कई चीजों पर आधारित हो सकता है, जैसे उस पेज का पेज रैंक कितना है, उस पर ट्रैफिक कितना आता है, या वो पेज कितनी जल्दी जल्दी बदलता है। अच्छा, स्कोर मिल गया फिर? फिर URLs को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से अलग-अलग कतारों में रखा जाता है, जैसे हाई प्रायोरिटी क्यू, मीडियम प्रायोरिटी क्यू, लो प्रायोरिटी क्यू। और जब URL फ्रंटियर से अगला URL चुनने की बारी आती है, तो सिस्टम हाई प्रायोरिटी वाली कतारों से ज्यादा URLs उठाता है और लो प्रायोरिटी वाली से कम। ओके, तो जरूरी चीजें पहले। और तीसरी बात थी ताजगी। हाँ, फ्रेशनेस। वेब पेज बदलते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, तो क्रॉलर को सिर्फ पहली बारी नहीं, बल्कि समय समय पर पेजों को दोबारा भी क्रॉल करना होता है, ताकि उसके पास ताज़ा जानकारी रहे। URL फ्रंटियर इसमें भी मदद करता है। ये तय करता है कि किस पेज को कब दोबारा क्रॉल करना है। इसकी भी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। शायद पेज कितनी बार बदलता है, उसकी हिस्ट्री देखकर, या फिर ज्यादा जरूरी पेजों को ज्यादा जल्दी और ज्यादा बार रिक्रॉल करके। ठीक है, और इतने सारे URLs को स्टोर कैसे करता है ये फ्रंटियर? सब मेमोरी में तो नहीं रख सकते हैं? नहीं, अरबों URLs मेमोरी में रखना नामुमकिन है, इसलिए ज्यादातर URLs डिस्क पर ही स्टोर होते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस खराब ना हो, इसलिए मेमोरी में बफर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब डिस्क से एक बार में ज्यादा URLs मेमोरी में लाए जाते हैं और मेमोरी से वर्कर्स को दिए जाते हैं। ये एक हाइब्रिड तरीका है, डिस्क और मेमोरी दोनों का इस्तेमाल। वाकई ये URL फ्रंटियर तो इस पूरे क्रॉलर सिस्टम का दिमाग और दिल दोनों लग रहा है। अच्छा, अब वापस उस कंपोनेंट पर आते हैं जो असल में पेज डाउनलोड करता है, HTML डाउनलोडर। आपने विनम्रता की बात की थी, इसमें robots.txt का क्या रोल होता है? robots.txt का रोल बहुत अहम है, खासकर विनम्रता के लिहाज से। ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसे वेबसाइट के मालिक अपनी वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में रखते हैं। इसमें वो नियम लिखते हैं कि कौन से वेब क्रॉलर, यूजर एजेंट उनकी साइट के किन हिस्सों को क्रॉल कर सकते हैं और किन्हें नहीं। अच्छा, मतलब वेबसाइट खुद बताती है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। बिल्कुल। तो एक अच्छा और विनम्र क्रॉलर हमेशा किसी भी वेबसाइट को क्रॉल करने से पहले उसकी robots.txt फाइल को डाउनलोड करके पढ़ता है और उसमें लिखे नियमों का पूरी तरह पालन करता है। अगर लिखा है कि एडमिन या प्राइवेट फोल्डर को क्रॉल मत करो, तो क्रॉलर वहां नहीं जाएगा। और इसे बार बार डाउनलोड करने से बचने के लिए कैश कर लेते होंगे। हाँ, बिल्कुल। robots.txt फाइल जल्दी जल्दी बदलती नहीं है, तो क्रॉलर उसे कुछ समय के लिए कैश कर लेता है ताकि हर बार डाउनलोड न करनी पड़े। समझ गया। विनम्रता तो जरूरी है ही, पर रफ्तार भी चाहिए। इतने सारे पेज डाउनलोड करने, डाउनलोडर की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर की जाती है? हाँ, परफॉर्मेंस बढ़ाने के कई तरीके हैं। पहला और सबसे जरूरी तो है डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉलिंग। मतलब सारा काम एक मशीन से नहीं, बल्कि सैकड़ों या हजारों मशीनों में बांट दिया जाता है। हर मशीन वेब के एक छोटे से हिस्से को क्रॉल करने के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरा, अपना DNS कैश मेंटेन करना। हर URL का IP एड्रेस पता करने के लिए बार बार बाहरी DNS सर्वर से पूछना धीमा हो सकता है, तो क्रॉलर अपने पास हाल ही में देखे गए डोमेन्स के IP एड्रेस का एक लोकल कैश रखता है। इसे कैश्ड DNS रिजॉल्वर कहते हैं। तीसरा, स्थानिकता या लोकेलिटी का ध्यान रखना। कोशिश की जाती है कि जो क्रॉलर मशीनें यूरोप की वेबसाइट स्क्रॉल कर रही हैं, वो यूरोप में ही स्थित हो, जो अमेरिका की कर रही हैं वो अमेरिका में। इससे नेटवर्क की दूरी कम होती है और स्पीड बढ़ती है। और चौथा, शॉर्ट टाइम आउट सेट करना। अगर कोई वेबसाइट बहुत धीरे लोड हो रही है या जवाब ही नहीं दे रही, तो क्रॉलर उसका हमेशा इंतजार नहीं कर सकता। एक तय सीमा जैसे कुछ सेकंड के बाद वो उस URL को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ये सब तरीके मिलकर स्पीड बढ़ाते हैं। अच्छा, इतने सारे हिस्से हैं, इतनी मशीनें हैं, अगर कुछ फेल हो जाए तो सिस्टम को भरोसेमंद, मतलब रोबस्ट कैसे बनाया जाता है? हाँ, रोबस्टनेस बहुत जरूरी है। सिस्टम फेल होते हैं, नेटवर्क में दिक्कत आती है, इनसे निपटने के तरीके चाहिए। एक तकनीक है कंसिस्टेंट हैशिंग। ये लोड को मशीनों में बांटने का एक स्मार्ट तरीका है।
अगर कोई मशीन फेल हो जाती है या नई मशीन जोड़ी जाती है तो ये कम से कम उथल-पुथल के साथ लोड को दोबारा एडजस्ट कर देता है। अच्छा। दूसरा, क्रॉल की स्टेट और जो डेटा मिला है उसे लगातार सेव करते रहना पड़ता है, ताकि अगर कोई मशीन क्रैश हो जाए तो जब वो दोबारा चालू हो तो उसे पता हो कि काम कहाँ से शुरू करना है, क्या-क्या हो चुका था। कोड के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत जरूरी है। किसी एक खराब पेज या खराब लिंक की वजह से पूरा क्रॉलर बंद नहीं होना चाहिए। उसे उस एरर को हैंडल करके आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, जो डेटा आ रहा है, चाहे वो HTML हो या URLs, उसकी वैलिडेशन भी जरूरी है, ताकि कोई गलत या मिलिशियस डेटा सिस्टम को खराब ना कर दे। ठीक है। और एक और गुण आपने बताया था, विस्तारशीलता, एक्सटेंसिबिलिटी। मतलब भविष्य में अगर हमें HTML के अलावा मान लीजिए PNG फाइलें या कुछ और भी क्रॉल करना हो, तो क्या सिस्टम तैयार रहता है इसके लिए? हाँ, एक अच्छे डिजाइन में इसका पहले से सोचा जाता है। सिस्टम को मॉड्यूलर बनाया जाता है, मतलब अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग मॉड्यूल होते हैं। जैसे अभी HTML डाउनलोडर है, HTML पार्सर है। अगर कल PNG क्रॉल करनी है तो एक नया PNG डाउनलोडर मॉड्यूल और एक PNG पार्सल मॉड्यूल बनाकर सिस्टम में प्लग इन किया जा सकता है। अच्छा, जैसे लेगो ब्लॉक्स की तरह। हाँ, काफी हद तक वैसे ही। इससे मौजूदा सिस्टम को ज्यादा छेड़े बिना नई फंक्शनैलिटी जोड़ी जा सकती है। इसी तरह वेब मॉनिटरिंग या डेटा माइनिंग जैसे कामों के लिए भी अलग मॉड्यूल्स जोड़े जा सकते हैं। ये तो बहुत फ्लेक्सिबल लगता है। अच्छा, अब एक और चीज, वेब पर तो सिर्फ काम की जानकारी ही नहीं होती, बहुत सारा फालतू का सामान, स्पैम और कभी-कभी क्रॉलर को फंसाने वाले जाल भी होते होंगे। क्रॉलर इनसे कैसे निपटता है या बचता है? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। वेब पर बहुत सारा शोर, नॉइज और समस्या खड़ी करने वाला कंटेंट होता है। सामग्री में कुछ मुख्य चीजों का जिक्र है। पहला तो वही अनावश्यक या रिडंडेंट कंटेंट। जैसा हमने बात की, करीब 30% पेज डुप्लीकेट होते हैं। इन्हें हैशिंग या चेकसम जैसी तकनीकों से पहचानना और नजरअंदाज करना जरूरी है। दूसरा है स्पाइडर ट्रैप्स। ये जानबूझकर या अनजाने में बने ऐसे वेब पेज या स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रॉलर को एक अंतहीन लूप में फंसा देते हैं। जैसे वो कैलेंडर वाला उदाहरण, या फिर फाइलों की डायरेक्टरी का ऐसा स्ट्रक्चर जो कभी खत्म ही ना हो, ABC। हाँ, इनसे कैसे बचा जाए? पूरी तरह बचना मुश्किल है, पर कुछ तरीके हैं, जैसे किसी भी URL की अधिकतम लंबाई तय कर देना। अगर कोई URL बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है तो शायद वो ट्रैप है। या फिर ये देखना कि किसी एक वेबसाइट से अचानक बहुत ज्यादा लाखों URLs तो नहीं मिलने लगे हैं। अगर ऐसा हो तो उसे मैनुअल जांच के लिए फ्लैग किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उस साइट को क्रॉल करने से रोका जा सकता है। और डेटा नॉइज? डेटा नॉइज मतलब वो सारा कंटेंट जो पेज पर तो है, पर शायद सर्च इंजन के नतीजों के लिए उतना उपयोगी नहीं है। जैसे वेबसाइट के विज्ञापन, नेविगेशन मेन्यू, हर पेज पर दिखने वाला फुटर, स्पैम वाले कमेंट्स, कोड स्निपेट्स वगैरह। इन्हें पूरी तरह फिल्टर करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये HTML का ही हिस्सा होते हैं। लेकिन कुछ हद तक इन्हें पहचानने और इनके प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एक स्केलेबल, विनम्र, मजबूत और विस्तारणीय वेब क्रॉलर बनाना वाकई एक बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग का काम है। इसमें बड़े पैमाने पर सिस्टम डिजाइन, बहुत सारी सावधानी और लगातार वेब को समझने और उसके हिसाब से ढलते रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आज की चर्चा में हमने कई पहलुओं को या तो सिर्फ छुआ है या बात ही नहीं की। जैसे एक बड़ी चुनौती है सर्वर साइड रेंडरिंग की। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो यूजर के ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट चलाकर अपना कंटेंट और लिंक्स लोड करती हैं। हाँ, सिंगल पेज एप्लीकेशंस जैसे। बिल्कुल। ऐसे लिंक्स को पकड़ने के लिए क्रॉलर को सिर्फ HTML डाउनलोड करने से काम नहीं चलता। उसे उस पेज को एक असली ब्राउजर की तरह रेंडर करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट चलानी पड़ती है। ये बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन मांगता है और क्रॉलिंग को धीमा कर देता है। ये तो एक अलग ही सिरदर्द है। हाँ, इसके अलावा स्पैम वाली साइट्स और पेजों को पहचानने और फिल्टर करने के लिए एंटी स्पैम तकनीकें, इतने बड़े डेटा को संभालने के लिए डेटाबेस की रेप्लिकेशन और शार्डिंग कैसे की जाए, लोड बढ़ने पर सिस्टम को आसानी से स्केल करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के तरीके, सिस्टम 24/7 चलता रहे इसके लिए हाई अवेलेबिलिटी और विश्वसनीयता के उपाय, और पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस और हेल्थ पर नजर रखने के लिए एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग, ये सब भी एक प्रोडक्शन रेडी क्रॉलर के बहुत जरूरी हिस्से हैं।
आज की इस बातचीत से ये तो एकदम साफ हो गया कि वेब को क्रॉल करना सिर्फ एक लिंक से दूसरे लिंक पे कूदने का खेल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है जिसमें स्केल, एफिशिएंसी, इंटरनेट का शिष्टाचार और लगातार बदलते हुए वेब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कला शामिल है। हाँ, और वेब जिस तेजी से और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, डायनामिक कंटेंट, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, एपीआईज का बढ़ता इस्तेमाल, इन वेब क्रॉलर्स को भी लगातार और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा अडेप्टिव बनना होगा। उन्हें सिर्फ टेक्स्ट और लिंक्स नहीं, बल्कि शायद कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट, उसकी क्वालिटी और उसके पीछे के इरादे को भी बेहतर ढंग से समझना होगा। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। ये वेब क्रॉलर्स जो हैं, ये इंटरनेट का नक्शा बनाते तो हैं, पर क्या ये वाकई हर गली हर नुक्कड़ तक पहुंच पाते हैं? कितना बड़ा है वेब का वो हिस्सा जिसे शायद डीप वेब या डार्क वेब कहते हैं, या जो बस पासवर्ड के पीछे छुपा है, या जो इतना डायनामिक है कि ये पकड़ ही नहीं पाते, या जहां जाने से robots.txt मना करता है, जो इनकी पहुंच से बाहर रह जाता है। और अगर वेब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनमैप्ड, अनदेखा रह जाता है, तो इसका हमारी जानकारी तक पहुंच पर और हमारी इंटरनेट की समझ पर क्या असर पड़ता है? ये सोचने वाली बात है ना।